हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल द फिडियाज एकेडमी पे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज हम कुछ थ्योरी का पोर्शन करेंगे और कल हम इस थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज रिवीजन हो जाएगा, कल इसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि नेशनल मूवमेंट आपके पेपर में सिलेबस में दिया हुआ है, हर एक एग्जाम में आता है नेशनल मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट का सब टॉपिक हो जाता है द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। किसने कहा? विनायक दामोदर सावरकर ने इसको कहा है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों हुई, किसने की, कैसे की, और क्या इसके परिणाम निकले, वो सारा हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉजेज क्या थे, इसके कॉज क्या थे। द पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड डिफरेंट पीपल। तो जो पॉलिसीज थी उन्होंने डिफरेंट पीपल को जो है अफेक्ट किया। उसमें किंग्स एंड क्वीन जो थे उनको भी अफेक्ट किया। इसमें एक पॉलिसी आती है सब्सिडरी अलायंस की, जो कि लॉर्ड वेल्जली ने जो है शुरू की थी। तो ये लॉर्ड वेल्जली की जो नीति है, सबसे पहले तो इसने सारे राजाओं को अपंग बना दिया। उसके बाद जब वो कमजोर हो गए और एक तरह से निकम्मे हो गए, तो उसके बाद जो है उनके राज्यों को हड़पना शुरू किया गया। दूसरा है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा उनको हड़पा गया था। दूसरा पीजेंट्स, इनको हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे। पीजेंट्स लॉर्ड्स, ये परमानेंट सेटलमेंट और हाई रेवेन्यू रेट्स दिया गया, तो इसकी वजह से किसानों को भी और जमींदारों को भी दिक्कतें हुई। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को जमीन का मालिक का हक छीन लिया गया, और जो रेट्स हैं बहुत हाई लगाए गए, कर जो है वो राजस्व। इसकी वजह से पीजेंट्स भी परेशान थे, लॉर्ड्स भी परेशान थे, लैंड लॉर्ड्स भी परेशान थे। अब है ट्राइबल्स। ट्राइबल्स की जो लैंड है उसको कन्फिस्केशन किया जा रहा था, क्योंकि उस एरिया में उनके पेड़ जो लकड़ियां हैं, पेड़ों को जंगलों को काटने की कोशिश की जा रही थी फायदे के लिए। इसके अलावा उनके एरिया के लैंड्स को जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंडर लाने की कोशिश की जा रही थी। तो आदिवासियों को जो हटाया जा रहा था, उसकी वजह से वो लोग भी खिलाफ हो रखे थे। और सैनिक सोल्जर्स भेदभाव का शिकार हो रहे थे, उनको डिग्रेडेड स्पीसीज के रूप में दिखाया जाता था। मतलब वो काफी उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था, कह सकते हैं। तो ये चीजें जो है, इसके अलावा और भी कुछ ग्रीवेंसेस थी सैनिकों के साथ। तो इन सभी लोगों को असल में कहा तो जाता है ये सैनिक विद्रोह, ठीक है, कि कुछ सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन असल में बहुत सारे लोग शामिल हुए इसमें। राजा, रानियां, किसान, जमींदार, आदिवासी, सैनिक, इसके अलावा शिल्पकार जो थे, व्यापारी थे, वो भी शामिल हुए। तो इसलिए ये एक जन विद्रोह बन गया धीरे धीरे। जो एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ था, वो एक जन विद्रोह कैसे बन गया, उसी पे बात करेंगे। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल रीजन है उसकी बात करते हैं कि राजा और नवाबों ने अपनी शक्तियां खो दी थी। देखिए, इन मिड 18th सेंचुरी देयर पावर इरोड, लॉस्ट देयर अथॉरिटी। तो नेचुरली भी जो राजा और नवाब थे, उनकी पावर जो है वो कम हो गई थी। जो मुगल काल के नवाब थे, राजा थे, और दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। तो उन्होंने अपनी अथॉरिटी मतलब अधिकार भी खो दिया, और ऑनर सम्मान भी खो दिया था। वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो ये एक नेचुरल सी चीज है कि मुगल काल के बाद जो राजा हुए, हमें पता है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उसके बाद अंग्रेजों ने एक नीति शुरू की जिसका नाम है 1801 में शुरू हुई, जिसे कहते हैं अ, सहायक संधि। सहायक संधि एक ऐसी नीति थी जो कि राजाओं पर थोपी गई थी। जिन जो जो राजा हार गए थे अंग्रेजों से, तो उनको सीधा मिलाया तो गया नहीं, सहायक संधि बना दी गई। इसमें उनके हाथ पैर बांध दिए गए। इसमें राजा को बोला गया कि वो फॉरेन जो उसकी पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी को बगैर अंग्रेजों के बात किए नहीं फॉलो कर सकते। तो फॉरेन पॉलिसी में किसी दूसरे देश के साथ संधि भी नहीं कर सकते थे, इसके अलावा दूसरे देश के साथ युद्ध भी नहीं कर सकते थे। तो ये संप्रभुता फॉर्मूला है। संप्रभुता वर्ड वर्ड का मतलब आपने, सॉवरेनिटी की जो वर्ड है उसका मतलब आपने देखा होगा कि इंटरनल मैटर पे भी और आउटरनल मैटर पे हम किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते भारत में। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल मैटर पे तो हस्तक्षेप हो गया। अब दूसरा एक और चीज कर दी गई कि इंटरनल मैटर्स पे इंटरफेयर कर लिए उन्होंने। उनके दरबार में एक रेजिडेंट को भेज दिया। ये रेजिडेंट कहा तो ये गया कि आपकी हेल्प के लिए है। रेजिडेंट के साथ एक टुकड़ी भी दे दी गई थी। उस टुकड़ी की देख रेख राजा को करनी थी। राजा को ज्यादा बड़ी सेना नहीं रखनी है, उसकी रक्षा के लिए एक टुकड़ी भेज दी है, हम आपकी रक्षा कर लेंगे। ठीक है। तो राजाओं ने क्या किया, सैनिक जो अपनी व्यवस्था थी उसको ढीला कर दिया। इसके अलावा क्योंकि उसकी रक्षा के लिए अंग्रेज है, तो उसने अपने प्रशासन में ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि पब्लिक अगर विरोध भी करेगी तो अंग्रेज है। तो देखा जाए तो इंटरनल मैटर में भी इंटरफेयर हो गया। ये रेजिडेंट वहाँ की उनके परिवारों में जो झगड़े होते रहते थे, उस झगड़े की इंफॉर्मेशन देता रहता था और अंग्रेजों को कि अभी सही मौका है या बाद में अटैक किया जाए।
तो इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मैटर को जो है ऑक्युपाई कर लिया, उनकी संप्रभुता सॉवरेनिटी को खत्म कर दिया। तो ये राजा भी कमजोर हो गए और निकम्मे भी हो गए, क्योंकि अब इनको डर नहीं है जनता का। डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट दूसरा, इन्होंने डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट, प्रत्यक्ष विजय, डायरेक्ट हमला करके कुछ देशों को, राज्यों को जीत लिया। और फिर उसके बाद आई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति शुरू की जिसमें कहा गया कि भाई हड़प की नीति भी कहते हैं इसको, और साथ ही साथ इसको व्यापगत की नीति भी कहते हैं। हड़प की नीति या व्यापगत की नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, विलय की नीति भी कहते हैं। तो ये नीति लेके आया फाइनली, जब मोटे मोटे बड़े बड़े राज्यों को ले लिया, तो उसने कहा कि अगर आपका बायोलॉजिकल बच्चा है तो बायोलॉजिकल बच्चा आपका उत्तराधिकारी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपने अगर अडॉप्ट बच्चा किया जिसको दत्तक पुत्र कहते थे, तो दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं मिलेगी, आपका राज्य जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, सतारा महाराष्ट्र में, जैतपुर, संबलपुर, झांसी यूपी में और नागपुर, ये सभी विरासतों को मिला लिया गया, ठीक है। और कानपुर में निर्वासित रूप से पेशवा रह रहा था, उसको, नाना साहब को पेंशन दी जाती थी, उनको ऊना से हटा दिया था और उनको कानपुर में निर्वासित कर दिया था, ठीक है, एग्जाइल में रह रहा था वो, तो उसकी भी पेंशन बंद कर दी गई। बहादुर शाह जफर जो है, उसको कह दिया गया था कि आप इस लाल किले के अंदर ही रहे, बाहर ज्यादा इंटरफेयर ना करें, आपका एरिया बस इतना ही है। तो सभी चीजें हो रही थी, राजा महाराजा को दिक्कतें थी, क्योंकि उनकी पुरानी जो शाख थी वो खत्म हो रही थी, ठीक है। अब देखो, कंपनी ने मुगल वंश को समाप्त करने की योजना बनाई थी, ठीक है। कंपनी प्लान टू ब्रिंग एन एंड टू मुगल डायनेस्टी, क्योंकि मुगल वंश काफी लंबे समय से चल रहा था, 1526 से चल रहा था, ठीक है। अब कंपनी ने कहा, क्या डिक्लेयर कर दिया कि भाई बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट किंग ऑफ मुगल, उसके बाद मुगल का कोई डायनेस्टी नहीं रहेगी, मुगल साम्राज्य जितना भी है, चाहे वो लाल किला भी है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल रीजन हो गए, जिसकी वजह से ये जितने भी राजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी वो उसके एनिमी हो गए थे। ये चाहते थे, वो सभी जानते थे कि आपस में हम भले कितने शत्रु हैं, लेकिन हमारा एक कॉमन शत्रु कौन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल रीजन रहा, जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। अब देखिए, थोड़ा सा मैप में भी आपको दिखाते हैं। मैप में ये मेरठ है जो कि विद्रोह का केंद्र रहा था, दिल्ली है जो कि विद्रोह का केंद्र रहा, ये लोग विद्रोह करके दिल्ली आ गए थे। ग्वालियर में झांसी की रानी ने, ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों को हेल्प कर रहे थे, तो इसलिए इस किले पर झांसी की रानी कब्जा कर लेती है। झांसी में झांसी को हड़पा गया था। कानपुर में नाना साहब रहते थे, नाना साहब ने विद्रोह किया क्योंकि उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, क्योंकि वो अडॉप्टेड थे ना, अडॉप्टेड को क्योंकि उत्तराधिकारी नहीं मानते तो उनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई, ठीक है। दत्तक पुत्र का अधिकार जो है वो खत्म कर दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। उसके बाद है लखनऊ। लखनऊ में देखिए अवध का पार्ट था। अवध का ने जो है अंग्रेजों को सबसे पहले सहायक संधि तो निजाम ने की थी, ठीक है, उसके बाद अवध ने की। अवध लंबे समय से जो है सहायक संधि का पार्ट रहा, अंग्रेजों को सिपाही दिए, हर हेल्प की, अंग्रेजों की सेना में, बंगाल की सेना में, सब जगह पर सबसे ज्यादा सिपाही अवध से भर्ती किए जाते थे। लेकिन 1851 में ही प्लान बन चुका था कि जैसे ही बाकी जगहों पर हमला करके उनको हड़पा जाएगा किसी भी तरीके से, उसके बाद अवध को भी फाइनली ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। 1856 में अवध को विलय किया गया माल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कि भाई माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, वो मतलब आपका प्रशासन ठीक नहीं है, कुशासन के नाम पर किया गया, ठीक है। लेकिन 1851 में ही एक लेटर में, रिपोर्ट में वो अपने अधिकारियों को क्या बता रहे हैं ब्रिटेन में, कि आखिर में ये एक चेरी भी हमारे मुंह में ही गिरेगी, चिंता मत कीजिए, उसका प्लान बन चुका है। मतलब पहले से सारा काम निकाला जाएगा, चेरी एक फ्रूट होता है ना, ये चेरी भी हमारे ही मुंह में पड़ेगी, ठीक है, ऐसे करके लेटर में लिख के भेजता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले से प्लानिंग करके बैठे थे, बहाने से अवध को हड़पा गया था। तो अवध में एक नवाब थे जिनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है, इनको हटा दिया गया। और जब ये वहां से जा रहे थे लखनऊ से, तो पूरी जनता उनके पीछे पीछे चल रही थी, और वो ऐसा लिखा गया है कि जैसे इस शरीर से जान जा रही है, अब हमारी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाहर इधर उधर साइड में जहाँ राज कर रही थी, ठीक है, वो तो देखभाल नहीं कर रही थी, ठीक है। तो ये सब सोच रहे थे कि अब हमारे साथ भी बुरा होगा, क्योंकि अब हमारे राजा जा रहे हैं। वो राजा को पसंद करते थे, नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। उसके बाद रह गया ये बरेली। बरेली में भी जो है विद्रोह हुआ था। आरा डिस्ट्रिक्ट में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। तो इस तरीके से ये बैरकपुर हो गया जहां मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो थोड़ा सा हमने आइडिया देख लिया। सतारा डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था, सतारा को शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। तो यहाँ तो ये विद्रोह के, राजनीतिक विद्रोह के केंद्र बन गए। पीजेंट एंड सिपॉय, इनको क्या दिक्कत थी भाई पीजेंट्स को? देखिए, जो ग्रामीण इलाके थे ना, वहाँ किसानों और जमींदारों ने उच्च करों और राजस्व संग्रह के कठोर तरीकों का विरोध किया।
उच्च कर का मतलब क्या है? परमानेंट सेटलमेंट लेके आए थे। कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब परमानेंट ही सेटलमेंट कर दिया गया है काफी लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक एक परमानेंट सेटलमेंट कर दिया गया। और इस 30 साल में क्योंकि चीजों की रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो 30 साल तक एक जैसा कर लगाया जाएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो नुकसान हो जाएगा। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि 30 साल पहले ही हाई टैक्स लगा दिया जाए ताकि कुछ नुकसान ना हो। आज से 30 साल बाद मान लीजिए मेरी सैलरी आज 60,000 है, तो 30 साल बाद माना जाता है हर 10 साल बाद एक जीरो लग जाती है। हर 10 साल बाद नहीं, हाँ ऐसा माना जाता है कि हर 10 साल बाद एक जीरो लग जाती है सैलरी में। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान ली 20 साल में भी जीरो लगनी है। ठीक है, तो ये 60,000 मेरी सैलरी कम से कम 3 लाख के आसपास हो जाएगी, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज ही इसके हिसाब से मुझसे टैक्स लेना शुरू कर दे सरकार, तो मैं कैसे दे पाऊंगा? 3 लाख के हिसाब से टैक्स तभी दे पाऊंगा। तो इन्होंने हाई टैक्स लगा दिए, ना तो जनता दे सकती थी, ना ही जमींदार उसको टाइम से कर सकते थे। दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट में ये कह दिया गया कि जमींदार जमीन के मालिक नहीं है। पहले जमींदार जो होते थे वो हेरिडिटरी होते थे, एक जमींदार है उसका पुत्र भी जमींदार है, एक वहां पर वो एक सरपंच की तरह रहते थे, उनको ये हक नहीं छीना जाता। तो इन्होंने कहा, एक नीति लेके आए जिसका नाम है सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि साल का एक दिन फिक्स हो जाता था, इस दिन को सूर्यास्त तक अगर इन्होंने रेवेन्यू जमा नहीं करवाया तो इनकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। तो इस तरीके से जमींदार का मालिकाना हक भी खत्म हो गया और आगे भी सर्टेनिटी नहीं रही कि वो आगे भी जमींदार रहेंगे। तो जमींदार भी विरोधी हो गए थे। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि चलिए आज टैक्स नहीं जमा हुआ तो 4 दिन बाद जमा होगा। वैसे भी फसल हमेशा टाइम पे तो पकती नहीं है, कभी आगे कभी पीछे, तो किसान भी नहीं दे पाते थे। तो इस तरीके से ये नीति जो थी ना वो उच्च करों की हुई थी, उसके साथ कठोर तरीके भी थे। कठोर तरीके मतलब बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया था सूर्यास्त विधि का। तो ज्यादातर जमींदारों की जो है वो जमींदारी छीन रही थी। और भारतीय सिपाही देखिए, वे अनहैप्पी थे, उनकी पे कम थी अंग्रेजी सिपाहियों के मुकाबले। दूसरा, अलाउंसेस भी उनको कम दिए जाते थे। इसके अलावा कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी खराब थी। देखिए उन 1840 तक सब ठीक था, लेकिन 1840 के दशक में यहाँ यहाँ तक अंग्रेज अधिकारी भारतीय अधिकारी जो सैनिक थे उनसे बेटर बिहेव करते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, बाकी चीजें करते थे। तो 1840 में क्या हुआ? 1840 में ये चीज देखने में आई है कि वो लोग नस्लीय भेदभाव करने लगे, अपने आप को सुपीरियर फील करने लगे और गाली गलौज भी करते थे। ठीक है, और इसके साथ साथ मारपीट भी करते थे। तो इसीलिए ये जो किसान है ये नाखुश थे। साथ ही साथ देखिए, अवध से इतने सारे सॉरी किसान नहीं, सिपाही नाखुश थे। अवध से इतने सारे सिपाहियों की भर्ती होती थी, और जब अवध का अधिग्रहण किया गया और वहां पर परमानेंट सेटलमेंट जैसी नीति लेके आए, तो वहां पर जो किसान थे वो परेशान हो गए, और इन किसानों के घर से ये सिपाही भर्ती हो रखे थे। किसान परेशान हुए तो सिपाहियों पे लोड आ गया। ठीक है, तो इसलिए कुछ काफी चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। ये अपने वेतन भत्तों से और सेवा की शर्तों से नाखुश थे। कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए थे कि इनको विदेश में जाना पड़ेगा सेवा देने के लिए, और हिंदू धर्म में कहा जाता था कि विदेश जाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये ग्रीवेंस भी उनके अंदर बनी हुई थी। अब है पीजेंट सिपाही की और क्या चीज है? देखिए, ये कुछ नए नियम बनाए गए थे जिनमें उनकी धार्मिक संवेदनशीलता और विश्वासों का उल्लंघन किया गया था। ठीक है, मैंने बता दिया कि विदेश जाने वाली बात थी, तो विदेश जाने के लिए इसके अलावा देखिए वहां सेना में पादरी लोग जो है ना इनको धर्म की शिक्षा देते हैं। आज भारत की सेना की बात करें तो मौलवी भी होगा, एक पंडित भी होगा पारसियों का, या दूसरे धर्मों के लोग भी वहां पर शिक्षा देने आते हैं, ताकि उनको मेंटली सेटिस्फाई किया जा सके कि वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनको कोई गिल्ट ना हो लोगों को इतनी मार रहे हैं। तो यहाँ पर बस पादरी लोग आते थे, तो उनको वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे, वो सोचते थे कि ये शायद हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। इसके अलावा विदेश जाने का जो नियम था, विदेश में सेवा देने का, उससे भी लोगों की धार्मिक जो संवेदनशीलता थी, सेंसिबिलिटी थी, उसके साथ खिलवाड़ किया गया, उसका ध्यान नहीं रखा गया। बट ब्रिटिश मेड इट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू इन सर्विस टू फॉलो ऑल द टर्म। लेकिन ब्रिटिश ने सेवा के सभी शर्तों को जो पालन करना अनिवार्य कर दिया था। सिपाही जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड थे, डायरेक्टली अफेक्टेड विद रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। कृषि की पृष्ठभूमि से जो सिपाही थे वो ब्रिटिश की राजस्व नीतियों से सीधे प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी जो है मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब है रिस्पॉन्सेज टू द रिफॉर्म। रिफॉर्म को के साथ क्या रिस्पॉन्सेज हुए? 1829 से बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे। तो ये रिफॉर्म थे तो ठीक थे, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे उनको लग रहा था ये हमारे धर्म में जो है इंटरफेयर किया जा रहा है। तो द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। अंग्रेजों का ये मानना था कि भारतीय समाज को सुधारना होगा। इनका ना भी मानना था तो कुछ समाज सुधार थे जो ब्रिटिश जो है सरकार पर दबाव बना रहे थे। 1828 में ब्रह्म समाज, 29 में सॉरी सती प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। तो इसी तरीके से ये किसके प्रयास से हुआ था? राजा राममोहन राय के प्रयास से होता। फिर बालिका वध पर भी बैन कर दिया गया, बच्चियों को मार दिया जाता था।
तो क्योंकि राजपूतों में और इधर जो है दहेज बहुत ज्यादा था, तो बालिका वध की एक प्रथा चल रही थी। ये चीजें जो चल रही थी, इस पे बैन किया जा रहा था बार बार। और फिर बाद में विधवा पुनर्विवाह हुआ। विधवा पुनर्विवाह हुआ तो ऐसा लग रहा था कि हर चीज में इनका इंटरफेयर कर रहे हैं, ये हमारे धर्म को खराब करके हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने किया था पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रयास से। तो ये सती प्रैक्टिस थी, इसको भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा विडो रीमैरिज एक्ट लेके आया गया। तो इससे लग रहा था कि ये हमें हमारे धर्म में इंटरफेयर करते थे। रिलीजियस लोगों की जो थी, उनकी जो प्रतिक्रिया थी, वो इसके लिए पॉजिटिव नहीं थी। अब देखो, द लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ इंडिया वाज आल्सो मेड टू फील बाय ब्रिटिशर एज ऑब्सोल्यूट एंड अनवर्दी। तो भारत का जो लिटरेचर था ना, भारत की जो किताबें थी, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी हिंदू धर्म की भी और मुस्लिम धर्म की भी, ठीक है, और कल्चर है, उसको ब्रिटिशर्स ने जब कहना शुरू कर दिया कि ये तो ऑब्सोल्यूट है, ये अप्रचलित प्राचीन है और अयोग्य है, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। और ब्रिटिश लेखक लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारत और अरब का पूरा साहित्य अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों की एक शेल्फ के बराबर है। मतलब इनका एक साहित्य पूरा ले लिया जाए और अंग्रेजी साहित्य की एक अलमारी बस ले ली जाए, तो ये सारा का सारा इसके बराबर है। मतलब इतनी सारा, ये अलमारी में इतनी ताकत है, इतनी अलमारी की पुस्तकें इतनी वैल्यू रखती है। तो इस तरीके से जब कंपैरिजन किया जा रहा था, तो लोगों को बुरा लग रहा था कि हमें जो है वो प्राचीन कहा जा रहा है और हमारे किसी वर्थ के नहीं है, कोई वैल्यू नहीं हमारी। इस तरीके से बेइज्जती की जा रही थी। इंडियन टुक दिस रिफॉर्म एज ऑफेंस टू देयर कल्चर, ठीक है। इंडियन ने जो है कौन सी रिफॉर्म, एक इंग्लिश शिक्षा का भी जो है एजुकेशन देनी शुरू की थी लॉर्ड मैकाले ने, कि अंग्रेजी में पढ़ाया जाए, अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाया जाए। क्योंकि इनका मोटिव क्या था कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो कि ब्लड में तो इंडियन हो, लेकिन टेस्ट में, सोच में, काम करने के तरीके में वो ब्रिटिश हो। क्योंकि उनके सस्ते क्लर्क चाहिए थे। ब्रिटेन से अगर आदमी लेके आए जाते थे तो वो महंगे पड़ते थे, तो यहीं पर सस्ते क्लर्क जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को चलाने में हेल्प करे। तो ऐसे ही उनकी सोच थी। तो इट इंडियन टुक दिस रिफॉर्म एज ऑफेंस, ठीक है। उन्होंने एक ऑफेंस के रूप में, अपराध के रूप में लिया, अपनी संस्कृति के खिलाफ जो रिफॉर्म किए जा रहे थे उसका विरोध करना शुरू किया। तो ये चीजें इकट्ठी हो रही थी, ऐसा नहीं कि एकदम से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। और लोगों ने निष्कर्ष ये निकाला कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के धर्म का सफाया करने के लिए दृढ़ है और चाहते हैं कि पूरी आबादी ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाए, ठीक है। दे वांट द होल पॉपुलेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी। क्योंकि जगह जगह जो मिशनरी थी, ईसाई मिशनरियां थी, वो घूम रही थी, ठीक है, और लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तो ये लोगों को दिखाई दे रहा था, जगह जगह वो दिखाई थी। ईसाई मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी अंग्रेजी के साथ साथ। अब देखिए, म्यूटनी बिकम ए पॉपुलर रिबेलियन। ये म्यूटनी जो है एक पॉपुलर रिबेलियन बन गया। कैसे? इन 1857 ए मैसिव रिबेलियन स्टार्टेड अगेंस्ट द कंपनीज प्रेजेंस इन इंडिया। भारत में कंपनी की उपस्थिति के खिलाफ एक विशाल विद्रोह शुरू हुआ। इंस्टेंट रीजन ऑफ म्यूटनी था यूज ऑफ कार्ट्रिज ग्रीस्ड विद द काउ एंड पिग फैट। इनफील्ड राइफल जो है इंक्लूड की गई थी। और इनफील्ड राइफल्स के जो कारतूस थे, वो कारतूस के ऊपर एक कवर होता था जिसे मुंह से छीलना पड़ता था, ठीक है। एक अफवाह फैल गई कि ये जो कारतूस का ऊपर का कवर है, जो ग्रीस सा लगा हुआ है इस पे, ये गाय और सुअर की चर्बी के साथ ही ये बनाया गया है। तो जैसे ही ये बात फैली, तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी, जिसकी हत्या करना पाप है, और सुअर हराम है मुस्लिमों के लिए। तो गाय की मांस को छूना मुंह से, वो हिंदू का धर्म भ्रष्ट करेगा, और सुअर के मांस को छूना वो मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट करेगा। तो सिपाही टुक इट एज ए बोल्ट ब्लोट ऑन देयर रिलीजियस सेंटिमेंट। उन्होंने इसे जो है अपने धार्मिक भावना पर कलंक के रूप में देखा, और सभी रेजिमेंटों में एक खबर फैल गई। ये बात जो है ध्यान देने की है कि ये धार्मिक भावनाओं पर जो है, ये बात पादरियों के वहां प्रेजेंस से भी दिख रही थी। तो उनको देखा जाए तो ब्रिटिश पे अब विश्वास नहीं था। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो नहीं माने कि ये पक्का हमें ईसाई बनाना चाहते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको एज प्लॉट लिया अपने धार्मिक, कि हमारे धर्म की किसी भावना पर बिल्कुल भी, सेंटिमेंट्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ये लोग, ये हमें पक्का कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये पेपर केस होता था, ऊपर जो कवर होता था इसके अंदर पाउडर होता था और ये बुलेट होती थी, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता था, इस ऊपर वाले कवर को पहले दांत से काटा जाता था। तो ये पिस्टल थी। इस पिस्टल के अंदर देखिए, इनफील्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इनफील्ड में बनाई जाती थी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पाउडर इसके अंदर डाल दिया गया है। फिर इस पाउडर को जो है एक कील के थ्रू जो है मिक्स किया जाता था, और फिर उसमें बुलेट डाली जाती थी, और इस तरीके से ये यूज होती थी। ये हल्की थी, हाई टेक्नोलॉजी है, मतलब हल्की थी, इसलिए तो इंट्रोड्यूस की गई थी, लाइट थी इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और निकल के आ रहा है। अब देखिए, 29 मार्च 1857 क्या होता है कि यहाँ पर मंगल पांडे विद्रोह कर देता है। बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है। तो बंगाल में एक ब्राह्मण सिपाही होता है, जिसका नाम है मंगल पांडे।
तो इसके पीछे कुछ स्टोरीज है कि एक सो कॉल्ड जो निम्न जाति का व्यक्ति इसको कहता है कि पानी पिला दो, या शायद कुछ कहता है, लोटा मांगता है पानी पीने के लिए। तो ये कहता है कि नहीं भाई, मैं अपना लोटा नहीं दे सकता। तो इसको ये कहा जाता है कि ऐसे तो तुम इतना साफ सुथरा रहने की कोशिश करते हो, लेकिन जो बंदूकें यूज कर रहे हो उसमें गाय का और सुअर का चर्बी है, उसको तो यूज कर लेते हो। तो ये अफवाह की तरह चीजें फैल गई, ठीक है। और अफवाह की तरह चीजें फैली तो ये मंगल पांडे ने ये यूज करने से मना कर दिया। मंगल पांडे हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। उसने अपने ऑफिसर्स पर अटैक कर दिया जब ये यूज करने से मना कर रहा था। तो जो भी सेना में काम करने से, इस तरीके से ऑर्डर मारने से मना करता था, उसको सजा दी जाती थी। तो जब इसको सजा देने की बात हुई तो इसने अपने ऑफिसर पर अटैक कर दिया। और बाद में जब इसको पकड़ लिया गया, मद्रास रेजिमेंट बुला ली गई, ठीक है, मद्रास रेजिमेंट आई, तो उसने जो है इनको पकड़ लिया, क्योंकि बैरकपुर छावनी के ज्यादातर सिपाही विद्रोह कर रहे थे। 34th नेटिव इन्फेंट्री थी, जो कि जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री कहते हैं। इसने विद्रोह कर दिया और इसमें मंगल पांडे जो है इसने बिगुल बचाया। फर्स्ट पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे ही था। और किसने बिगुल बचाया? इसी को माना जाता है, ठीक है। दूसरे सोल्जर्स ने भी रिबेल कर दिया था ग्रीस की कार्ट्रिज यूज करने में। तो पूरी ये बात सारे रेजिमेंट्स में फैलती जा रही थी। जो भी रेजिमेंट इसका विरोध करती थी उनको सजा दी जा रही थी। अब बात आई मेरिट की। तुम्हारा सबसे पहले तो एक चीज समझनी है कि ये विद्रोह पहले से डिसाइडेड था या नहीं था, इस पे बड़ा विवाद होता है। इस विवाद को कैसे समझे कि जगह जगह रोटियां बांटी जा रही थी। ये रोटियां क्यों बांटी जा रही थी किसी को नहीं पता। कमल के निशान बांटे जा रहे थे, कमल बांटे जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव रोटियां बांटी जा रही थी। तो ये एक अफवाह फैल गई कि 1857 प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। तो उसने कहा कि एक बाबा ने एक भविष्यवाणी की है कि 100 साल बाद ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सारे जुट जाओ। अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो अभी क्योंकि मई आ चुका है और जून भी आने वाला है, तो एक महीने में ब्रिटिश राज खत्म होने वाला है, तो सब उस अफवाह को बिलीव कर रहे थे। इसके अलावा एक एक बाबा आता है हाथी पर बैठकर, वो ऐसी भविष्यवाणी करता है, ऐसी बातें बताता है। रोटियां बांटी जा रही है, एक गांव का जो चौकीदार है वो एक रोटी एक गांव में देके जाता है, फिर उसको उस गांव के चौकीदार को 3 रोटियां जो है दूसरे गांव में पहुंचानी पड़ती है। तो इससे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो प्लानिंग चली रही थी। तो डिसाइड ये हुआ था कि 11 मई को जो है ये विद्रोह शुरू होगा, लेकिन एक दिन पहले शुरू हो गया। कहां पर? मेरठ में पनिशमेंट दी जा रही थी फॉर नॉट यूजिंग कार्ट्रिज। तो जब आपसे पूछा जाता है कि तत्कालीन कारण क्या था, वैसे तो बहुत सारे कारण थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण भी था कि उद्योग धंधे सारे नष्ट हो गए थे। आर्थिक कारण ये था कि जो हमारे लोकल उद्योग थे उनको नष्ट किया जा रहा था। बंगाल के खजाने से ही चीजें खरीदी जा रही थी। और यहाँ के जो सामान है वो ब्रिटेन में अगर नहीं बिक पाते थे, क्योंकि वहां पर हाई टैक्स लगाया जाता था। और वहां के सामान को इंडिया में आने दिया जाता था, यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो यहाँ पर सामान उनका बिकता था और वहां पर हमारा नहीं बिकता था। यहाँ पर हमारा नहीं बिकता था, तो हमारे जो उद्योग धंधे वो ठप होते जा रहे थे। राजा महाराजों के आसपास जो कंस्ट्रक्शन चलती थी, काम चलते थे, कला वगैरह को प्रोटेक्शन दिया जाता था, वे लोग भी बेरोजगार हो गए थे। तो ये शायद मुझे लगता है हमने आर्थिक कारण नहीं लिखा, ठीक है। तो अब सैनिक कारण हो गया, सैनिक कारण भी बता दिया। और तत्कालीन कारण हो गया कौन सा? चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। अन्य भारतीय सैनिक की प्रतिक्रिया थी तो दे मार्च टू द जेल एंड रिलीज द इनप्रिजेंट सिपाही। तो जो पनिशमेंट दी गई थी और उनको जेल में डाला गया था सिपाही को, दूसरे सैनिकों ने क्या किया मेरे सामने के, कि वो जेल तक गए और अपने साथियों को छुड़ा लिया और हथियारों पे भी कब्जा कर लिया, अपने अफसरों को जो है उनको मार दिया। तो इस तरीके से ये चीज जो है देखने को में मिली। अब ये लोग क्या करें? 10 मई को इनको कुछ भी नहीं सूझा, ये 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। ये ऐसा लिखा है एनसीईआरटी ने कि जैसे चुंबक की तरफ लोहा खींचा चला जाता है, वैसे ही अपने आप इनके पैर जो है दिल्ली की तरफ बढ़ गए। क्योंकि 200-250 सालों से मुगल को जो है मुगल सत्ता को भारत का केंद्र माना जाता था। और क्योंकि ये स्टेबिलिटी का प्रतीक था, तो सभी उसी तरफ मुड़ के चले गए। और कहां पर वो पहुंचते हैं? दिल्ली। तो सोल्जर मेट बहादुर शाह जफर एंड proclaimed him as his leader. Bahadur Shah accepted the rebellion's plea and called regional rulers to fight against British, and the rebellion spread. तो सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को जबरन मुलाकात की। ये इच्छुक नहीं था क्योंकि 80+ का हो चुका था और अपना शांति से जी रहा था। ये इतना इच्छुक नहीं था, लेकिन इसका एक सैनिक था जिसका नाम है बख्त खां, सेनापति। ये फोर्स करता है इसको, अदरवाइज ये रिबेलियन करेगा। तो तब बहादुर शाह जो है तैयार होते हैं और उनको भारत का जो है बादशाह घोषित कर दिया जाता है। और बाकी जो रीजनल राजा थे वो इनको अपना बादशाह मान लेते हैं, ठीक है। और ये विद्रोह की दलील, इसने बहादुर शाह ने विद्रोह की दलील स्वीकार कर ली और क्षेत्रीय राजा को भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया और इस तरीके से विद्रोह फैल गया। तो ये कहानी हुई
कि कैसे ये स्प्रेड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर दिल्ली से सबसे पहले अंग्रेजों ने जोर लगाया कि दिल्ली, बाकी जगह भी विद्रोह फैल गया है लेकिन दिल्ली सत्ता का केंद्र बहुत सालों से माना जाता था। दिल्ली से अंग्रेजों को, दिल्ली पे फोकस किया जाए, लेकिन उससे पहले दिल्ली से अंग्रेजों को भगाने के बाद लगभग एक हफ्ते तक कोई उठापटक नहीं हुई, शांति बनी रही। फिर एक उछाल शुरू हुआ। रेजिमेंट के बाद रेजिमेंट ने विद्रोह किया। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य स्थानों पर अनेक सैनिकों को जो है शामिल किया गया। तो इस तरीके से ये विद्रोह दिल्ली में कब्जा होने के बाद शांति से बनी रही, लेकिन बाद में फिर कानपुर, लखनऊ मुख्य स्थानों पर जो है ये स्प्रेड हुआ। कहाँ पर कौन था लीडर, ये पूछा जाता है। कानपुर में मैंने बताया निर्वासित जीवन जी रहे थे नाना साहब, क्योंकि ये अडॉप्टेड थे, इनकी पेंशन खत्म कर दी गई थी। लखनऊ में वाजिद अली शाह का पुत्र है ब्रिटिश कादिर और उनकी माँ बेगम हजरत महल, वो लीड कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से लीड कर रही थी और कुंवर सिंह मुख्य मुख्य बताएंगे, वो बिहार से लीड कर रहे थे। एक बार दोबारा से आपको इसको बता देते हैं। देखिए, ये लीडरशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में कौन थे, कुंवर सिंह थे, तो वो लीड कर रहे थे। साथ ही साथ लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी। कानपुर से कौन लीड कर रहा था, नाना साहब तात्या टोपे, ये लीड कर रहे थे। तात्या टोपे इनके साथी बने हुए थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बाद में जब नाना साहब निर्वासित हो जाते हैं तो तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ आ जाते हैं। नाना साहब नेपाल चले जाते हैं माना जाता है, और बेगम हजरत महल भी बाद में नेपाल चली जाती है। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खान, मैंने बताया था बरेली भी यूपी में एक केंद्र बना हुआ था। फतेहपुर से अजीमुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें तो आपको याद है। लखनऊ से पता है बेगम हजरत महल है, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, झांसी से हो गई, उसके बाद दिल्ली से ये हो गई, ये तीन और याद करने हैं। बरेली से खान बहादुर खान है, फतेहपुर से अजीमुल्ला और इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, इलाहाबाद से लियाकत अली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ। कंपनी फाइट बैक। अब कंपनी ने जो है फाइट बैक किया। पहले तो उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला, वो अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन बाद में बाहर की रेजिमेंट्स बुलाई गई अंग्रेजों की सेना में। इस सेना में अंग्रेजी सैनिक की संख्या कम थी, बाहर से ब्रिटेन से ब्रिटिश सैनिक बुलाए गए। इसके अलावा उस समय पे देश देश होने की भावना भी नहीं थी, तो मद्रास रेजिमेंट बुलाई गई, वो कंपनी के लिए काम कर रही थी। उस समय पे ये भावना नहीं थी कि हम एक ही देश से जुड़े हैं, या उनको सबको बस नौकरी चाहिए होती थी, क्योंकि खेती में इतने उपज नहीं हो पाती थी, उसका बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता था, रेवेन्यू में चला जाता था। दे डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट, पूरी ताकत से इसको दबाने का फैसला किया गया। अब देखो, न्यू लॉज वर मेड, मार्शल लॉ लगा दिया गया। ठीक है, कोई अपील दलील नहीं करनी है, जिस पर भी शक होता है उसको उसी टाइम पे एक ही सजा देनी है, सजाए मौत। मार्शल लॉ लगा दिया गया, स्पेशल शक्ति देखी सेना को भेजा गया, बेस्ट जनरल को बुलाया गया था, और बेटर एमुनेशन वर यूज्ड, हथियार गोला बारूद अच्छा बेहतर उपयोग किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो देखिए महिलाएं दाती से लड़ रही थी। ठीक है, गांव गांव में देखा गया है कि पब्लिक इस विद्रोह में शामिल हो रही थी और कोई डिसिप्लिन नहीं था, भीड़ के रूप में थी। एक गोला छोड़ो तो पूरी भीड़ ही खत्म हो जाए। इनकी सेना जो है वो ट्रेंड थी, वो तरीके से लड़ रही थी, तो दाती सिंपल हथियार जो है उनसे लड़ा जा रहा था। इनके पास तो एम्यूनिशन ज्यादा अच्छा था, बेटर था, दूर से गोले का यूज कर सकते हैं और बंदूक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, दिल्ली को सितंबर 1857 में फिर से कैप्चर कर लिया गया था। मई में जो हुआ था उसके बाद कई मोर्चों पर लड़ाई चल रही थी, सारे सैनिक पहले यहीं भेजे गए थे। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, उनको जो है कोर्ट में ट्राई किया गया, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनको रंगून भेज दिया गया, रंगून में निर्वासित कर दिया गया। ये रंगून जो है बर्मा की राजधानी हुआ करती थी। ही अलोंग हिज वाइफ वाज सेंट टू प्रिजन इन रंगून एंड हिज टू सन वर किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज आई, और उसके दो लड़कों को उसकी आईज के सामने, आंखों के सामने ही मार दिया गया था। तो ये जो है एक दर्दनीय चीज देखने को मिलती है। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेस करने में 2 साल लग गए थे। मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन, इट वाज इन 1859 दैट दे वर सक्सेसफुल इन गेटिंग द ऑल रिबल सप्रेस्ड। तो उनको देखिए 2 साल लगे सारे रिबल्स को जो है खत्म करने में। अब देखिए, फिर से मैं आपको इनके जो लीडर है उनको भी बताता हूँ, साथ ही साथ आपको वो ऑफिशियल्स को बताता हूँ जो इनके खिलाफ फाइट कर रहे थे। देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कहते हैं, जफर की उपाधि ली हुई थी, कविताएं लिखते थे जफर के नाम से, तो ये लीडर बने हुए थे। लेकिन ये आखिरी सन थे, इसको याद कैसे करते कि जॉन निकोलसन जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। तो मैं इसको ऐसे याद करवाता हूँ कि बहादुर शाह जफर जो आखिरी सन थे मुगल के, और इनको निकाल दिया गया और कहाँ भेजा गया, रंगून। तो निकोलसन, जॉन निकोलसन ऐसे याद रखते हैं। देखिए, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, और लखनऊ को, अवध को लॉ एंड ऑर्डर के वजह से जो है वो अधिग्रहण किया गया था। तो हेनरी लॉरेंस यहाँ पर हो गया।
लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर शासन किया जा रहा है ना, इस वजह से अधिग्रहण किया गया था कानपुर। तो कानपुर में नाना साहब लीड कर रहे थे ताजा टोपे के साथ, और कान में बेल बजाई जा रही है, ठीक है। कानपुर में कान में बेल बजाई जा रही है, ऐसे याद रख सकते हैं, सर कोलिन कैंपबेल हो गया। और क्यों, उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत थी, झांसी की रानी बड़ी वीरता से लड़ रही थी, लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे यहाँ लीड कर रहे थे। तो जनरल ह्यूज रोस, झांसी की रानी जो है वो अंग्रेजों के जो है नाक में दम की हुई थी, इसकी वजह से रोस था, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ह्यूज रोस, ठीक है, बड़ा रोस था। बरेली, बरेली में खान बहादुर खान थे, क्योंकि बरेली और कानपुर पास पास में है, तो यहाँ पर भी कैंपबेल ही थे, ठीक है। और दूसरे को इनके याद रखने की जरूरत नहीं है बिहार में इनकी, और बस इतना देखना है कि इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे, और बिहार में कुंवर सिंह थे, ठीक है। तो ये लीडर आपको पता होने चाहिए, पेपर में बार बार आ जाते थे। अब देखिए अंग्रेजों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जमींदारों को, कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की, जमींदारों को कह दिया कि आपकी जमींदारी नहीं छीनी जाएगी। तो जो जमींदार विद्रोह में शामिल थे उनमें से बहुत सारे वापस अंग्रेजों के पाले में चले गए। तो इस तरीके से इससे उन्होंने जो है थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश की थी। अब देखिए क्या हुआ 1857 के विद्रोह के बाद, क्योंकि राजे रजवाड़े किस लिए खिलाफ हो रखे थे, क्योंकि उनके एरियाज को अधिग्रहण किया गया था हड़प की नीति के द्वारा। अब अंग्रेजों ने क्या किया, 1858 में रानी की घोषणा की। रानी, अच्छा, इस विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग ने रानी की घोषणा की, कहां पर, इलाहाबाद का जो लाल किला है वहां पर ही उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, क्योंकि अवध को गांव दर गांव जीतना पड़ा था, इतनी बुरी तरीके से रिबेलियन फैली हुई थी वहां पर। गांव के लोग जो है व्यापारी थे या फिर शिल्पकार थे या फिर किसान थे, महिलाएं थी, सिपाही थे, सब वहां पर रिबेलियन कर रहे थे। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश संसद ने एक नया अधिनियम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रबंधन लेकर सीधा सीधे प्रत्यक्ष जो है जिम्मेदारी प्रबंधन संभालने की कोशिश की, और यहाँ पर ताज का शासन शुरू हुआ, ठीक है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये। फिर 1857 में रानी की घोषणा, क्वींस प्रोक्लेमेशन कहते हैं इसको। इसमें कहा दिया गया कि देसी राजाओं को कि अब भाई तुम हमारे अंडर में तो हो, लेकिन तुमको स्वायत्ता दी जाएगी और तुम्हारा राज्य नहीं हट पा जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी इन लोगों को सेटिस्फाई किया जा सके। अब आफ्टर माथ रिविलियन जो है देसी शासकों को, उनके उत्तराधिकारियों को और उत्तराधिकारी इनको जो है वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग द अडॉप्टेड सन। आप अपने दत्तक पुत्रों को भी अपना जो है राज्य दे सकते हैं, ये भी दिखाई दिया गया। यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की नीति शुरू हुई। उसके बाद सुधार करने की नीति जो है खत्म कर दी गई। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि उनकी रणनीति बढ़िया थी, उन्होंने जो जो लोग विरोधी बने थे उनको कुछ ना किसी तरीके से, और कुछ राजा जो थे ना वो अंग्रेजों के सैनिक थे, तो उन्होंने देखा कि इतने बड़े स्ट्रोम में, सुनामी में, ये ब्रेक वाटर मतलब एक दीवार की तरह काम आए थे, ठीक है, एक वाल की तरह काम आए थे। तो इनके साथ बैर ठीक नहीं है, जो राजे रजवाड़े थे, ग्वालियर के थे, पंजाब के थे, जिन्होंने उनकी हेल्प की थी, तो इसलिए ये ब्रेक वाटर के रूप में काम आए थे। तो इन राजे रजवाड़ों से दुश्मनी ना बना के इनको जो है खुश रखने में फायदा है, ये चीजें वो समझ चुके थे। उन्होंने रणनीति का सहारा लिया और फिर से जमींदार और राजाओं को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों के अनुपात में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो इस युद्ध को जो है ना, इस रिबेलियन को कोई सैनिक विद्रोह कहता है, ठीक है, कि तो बस सैनिक विद्रोह था, लेकिन सैनिक विद्रोह अकेला नहीं था, बाकी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और कई लोग कहते हैं कि ये तो बर्बरता वर्सेस सभ्यता था। अंग्रेजों ने लिखा है कि हम तो सभ्य लोग थे, और बर्बर तरीके से उन्होंने जब रिबेलियन किया तो हमारे बच्चों को, महिलाओं को मार दिया, तो ये चीज भी कही गई। लेकिन भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, एक पुस्तक भी लिखी है इसकी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये वी.डी. सावरकर ने कहा, ठीक है। तो इसमें हम फेल तो हो गए, लेकिन यहां से हमने एक चीज सीखी, क्या, कि एकता ना होने की वजह से, अपने आप को भारतीय न समझने की वजह से हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मद्रास रेजिमेंट कुछ सोच रही है, अपने आप को अलग देख रही है, बंगाल रेजिमेंट अलग देख रही है। तो भारतीय होने का जो एक विदेशी ताकत से हम सभी एक साथ जुट के भी हार गए, तो इसका कारण था कि एकता का न होना। तो यही चीज को समझ के फिर नेशनल मूवमेंट को, इस रिबेलियन से बल मिलता है। नेशनल मूवमेंट में सबसे पहले पूरे भारत को एक करने की कोशिश की जाती है, और एक पॉलिटिकल आउटफिट बनाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये हो गया सारा 1857 का। मुझे लगता है एक अच्छा रिवीजन भी होगा, बहुत सारे बच्चे नए हैं, जो नए बच्चों को जो है एक
चीज़ें करवानी थी, काफ़ी बच्चों ने कहा था कि ये चीज़ें करवाई जाए। तो नए बच्चों के लिए की कोशिश की गई। अब इसका टेस्ट होगा कल, ठीक है। कल टेस्ट जो है वो यूट्यूब पे लाइव होगा और कोशिश की जाएगी कि 30 से 40 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आप तैयारी करके आइए। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल बात मैं हमेशा कहता ही हूँ, तो ये ध्यान रखना है कि डेली पढ़िए और डेली आगे बढ़िए। आज नहीं पढ़ेंगे तो बाकी बच्चे तो पढ़ेंगे, ठीक है। आज नहीं पढ़ेंगे तो बाकी तो बच्चे पढ़ेंगे। तो आपके लिए कोई और फाइट नहीं करेगा, ये युद्ध है जो कि आपको फाइट करना है, इस कोई और फाइट करने नहीं आएगा, ठीक है। और इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की बनेगी। तो युद्ध जो है, देखिए मैं तो कहता हूँ कि मरना है तो लड़के मरो। मन में ये मलाल ना रहे शायद मैं जीत जाता। और जब जब ये बात आ जाएगी कि भाई मरना तो है ही, और ये जज्बा आ जाएगा, तो आप जीतेंगे भी, ठीक है। परिणाम क्या होगा इस पे फोकस मत करो, अपनी मेहनत पे फोकस करो। अपना सारा फोकस यहीं पे लेके आओ। डेडिकेशन से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो। आप अपनी शक्ति को ना भूलें, ठीक है। जिस तरह से हनुमान अपनी शक्ति को भूल बैठा है, उस तरीके से आपको अपनी शक्ति नहीं भूलनी है। आपके अंदर जो है इतनी ऊर्जा है, पावर है कि आप कहीं पर भी जो है अप्लाई करेंगे, तैयारी करेंगे अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। बस फोकस रहिए, रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खूब मेहनत